स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिंसिपल क्लासेस। आज मैं आपको इसके आगे की सीरीज़ पढ़ाऊंगा। मैंने 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके आगे का 1853 का चार्टर अधिनियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1853 के चार्टर अधिनियम की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत कंपनी से प्रशासन एवं विधायिका को अलग किया गया था कि जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था और जो रूल ऑफ लॉ था उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया था जिसमें 12 सदस्यों को रखा गया था। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें कितने सदस्यों को रखा गया था, 12 सदस्यों को रखा गया था। ये आपको लाइन अंडरलाइन याद रखनी है कि जो अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया उसमें 12 सदस्यों को रखा गया था। इसका कार्य विधि का निर्माण इसका कार्य क्या करना था, विधि का निर्माण करना था। मतलब ये जो कंपनी का 1853 का चार्टर अधिनियम था, इसके तहत जो अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें 12 सदस्यों को रखा गया, इसका प्रमुख कार्य जो था वो विधि का निर्माण करना था, वो भी गवर्नर जनरल की अनुमति से। इसी को गवर्नर जनरल की वीटो कहा जाता था। मतलब जो भी कानून बनाया जाएगा भारतीय विधान परिषद के द्वारा उसमें गवर्नर जनरल की अनुमति जो होगी वो अनिवार्य होगी और इसे गवर्नर जनरल की वीटो पावर कहा जाता था। बंगाल में एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत खत्म कर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। मतलब जो हमारी अखिल भारतीय सेवाओं के आधार पर जो सेवाएं थी उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। मतलब पहली बार ये बताया गया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगा। 1853 में नागरिकों सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत लंदन में 1853 से 1911 के बीच की गई थी। मतलब सबसे पहली बार जो परीक्षा, ये तो आईसीएस की परीक्षा होती थी, इसको लंदन में आयोजित किया गया था, जिसका टाइम पीरियड था 1853 से 1922 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आईसीएस की परीक्षाएं भारत में 1913 में कराई गई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आईसीएस की परीक्षा भारत में कब इसकी शुरुआत होती है तो 1913 में इसकी शुरुआत होती है। उस समय वायसराय जो था भारत का वो लॉर्ड रेडिंग था। इससे लेकिन सबसे पहले आईसीएस की परीक्षाएं लंदन में आयोजित की गई थी 1853 से 1922 के बीच। निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटकर 18 कर दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है कि निदेशक मंडल में जो संख्या थी वो 24 से घटकर 18 कर दी गई थी। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कंपनी के प्रशासन में सुधार के लिए पेश की गई तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट के आधार पर 1853 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम ने ही संपूर्ण भारत में एक विधानमंडल की स्थापना की थी। ये जो 1853 का चार्टर अधिनियम आया था, इस अधिनियम के द्वारा ये संपूर्ण भारत में विधानमंडल की स्थापना हुई थी। इसके बाद आता है क्राउन का शासन। क्राउन का शासन की अगर हम बात करें तो 1858 से 1947 तक। 1858 का भारत शासन अधिनियम या महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। आपसे पूछा जाता है कि जो क्राउन का शासन था वो कब लागू किया गया था, तो 1858 से 1947 के बीच। फिर 1 नवंबर 1858 को इसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके द्वारा ये पढ़ा गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आपको ये वर्ड याद रखना, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में मिंटो पार्क में पढ़ा गया। शिक्षक वर्ग ने इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था। जो शिक्षित वर्ग था उसने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा इसे कहा गया था। इसके बाद आता है निदेशक मंडल तथा नियंत्रक मंडल को समाप्त कर भारत राज्य सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया था। मतलब जो निदेशक मंडल था और नियंत्रक मंडल था, इसको समाप्त करके एक भारत राज्य सचिव नामक नए पद का सृजन किया था। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था तथा भारतीय मामलों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। इस अधिनियम के माध्यम से जो भारतीय जितने भी इंडियन के मैटर होते थे या इंटरनल मैटर होते थे उस पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया था। जैसे ही इन्होंने भारत सचिव का पद कैबिनेट से प्रस्ताव से पास कराया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था तथा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करके महारानी विक्टोरिया को ही भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इसी अधिनियम में क्राउन वाले में भारत के जो गवर्नर जनरल था उनको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। यह ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी में एक वित्त सदस्य की नियुक्ति की गई, जेम्स विल्सन। आपसे पहले पूछा जाएगा कि जो तुम्हारा एक कार्यकारिणी वित्त सदस्य की नियुक्ति जिसमें की गई उसमें पहले वित्त सदस्य कौन थे, तो आपको ये नाम याद रखना है, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन जो थे वो पहले वित्त सदस्य थे।
मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र, इसके विकास से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज 1215 में ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा पर किए गए हस्ताक्षर हैं। इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया कि 1860 में प्रथम भारतीय बजट जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया, जो कि मैंने अभी बताया। 1861 में ही भारतीय दंड संहिता मतलब इंडियन पेनल कोड लागू की गई। जो आईपीसी थी वो 1861 में ही लागू की गई। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, वो भी 6 माह तक। जो भारत का वायसराय था वो अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर। 1861 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। 1862 में पोर्टफोलियो कमीशन लॉर्ड कैनिंग ने भारत का विभागीकरण किया। इसके बाद इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड, जो तत्कालीन भारत के सचिव थे, उन्होंने इसको पेश किया था। मतलब ये जो अधिनियम बनाया गया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम को किसने पेश किया था? तो चार्ल्स वुड ने पेश किया था। आपको ये लाइन याद करनी है कि इस अधिनियम को पेश करने का जो मेन राइट था वो किसको था? चार्ल्स वुड को था। 1892 का भारत परिषद नियम, भारत में प्रथम बार निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की गई, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से 1919 में शुरू गई थी। मतलब 1892 में अप्रत्यक्ष रूप से भारत में प्रथम बार निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रत्यक्ष रूप से कब शुरू की, तो 1919 में शुरू गई। भारतीयों को प्रथम बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। जॉर्ज चिजनी की अध्यक्षता में बनी कमेटी के सुझावों का समावेश भारत परिषद अधिनियम 1892 में किया गया था। इस अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के प्रमुख भारतीय सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस तथा फिरोज शाह मेहता थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस अधिनियम के अधीन गठित होने वाली जो केंद्रीय परिषद थी उसके में कौन कौन से भारतीय सदस्य थे, तो आपको नाम याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले थे, रास बिहारी बोस तथा फिरोज शाह मेहता थे। आपको ये याद रखना है कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के माध्यम से मिला। अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न का मतलब कि जो भी बहस चल रही है उसके अगेंस्ट में अगर आपको कोई प्रश्न पूछना था तो इसका अधिकार 1909 के जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था उसके तहत मिला था। इस अधिनियम में किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। आपको कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले लॉर्ड मॉर्ले जो भारत राज्य सचिव थे, फिर लॉर्ड मिंटो जो भारत का वायसराय था। सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर भेजा गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किस समिति की सिफारिश पर भेजा गया है, तो सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर भेजा गया है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या 69 कर दी गई। बम्बई, बंगाल, मद्रास और यूपी में सदस्यों की संख्या 50 कर दी गई। अन्य प्रांतों की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई। आपको यहाँ पे अलग अलग विधान परिषद, अलग अलग राज्य से कितने सदस्य हैं, इनके सदस्यों की संख्या याद रखनी है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। इसमें फूट डालो और राज करो की नीति से नाम से भी जाना जाएगा। मतलब फूट डालो और राज करो की नीति के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारतीय परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी में 2 भारतीय सदस्य केजी गुप्ता और सईद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया। इसी अधिनियम के बारे में गांधी जी ने कहा था कि इसने भारत का सर्वनाश कर दिया। ये जो 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था, इसमें गांधी जी ने कहा था कि इसने भारत का जो था वो सर्वनाश कर दिया था। भारत का क्या कर दिया था? सर्वनाश कर दिया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने मॉर्ले से कहा, हम ऐसे नाक के दांत बो रहे हैं जिसका नतीजा भयानक होगा। ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने मॉर्ले से कहा था। इसके बाद आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अगर हम बात करते हैं मॉन्टेग्यू कौन था, तो ये राज्य सचिव था, और चेम्सफोर्ड कौन था? ये वायसराय था। इस अधिनियम के पारित होने का तत्कालीन कारण मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार हर क्षेत्र में अकुशल है। अकुशल है मतलब कि वो काम करने में कुशल नहीं है। इसी अकुशलता के कारण मेसोपोटामिया क्षेत्र में ब्रिटेन की युद्ध में पराजय हुई। इस रिपोर्ट में भारतीयों से युद्ध में सहायता लेने के लिए स्वशासन देने की सिफारिश की गई थी। अंग्रेज अफसर के वेतन भत्ते पुनः ब्रिटेन से दिए जाने लगे। इसमें मतलब जो अंग्रेज अफसर थे, जो उनका वेतन जो भत्ता था वो ब्रिटेन से दिया जाने लगा। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 से 1935 में लगाया गया था, लेकिन भारत के गवर्नर के अधीन 9 प्रांतों में ये लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों तथा आंग्ल भारतीयों के
से ली गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। पहली बार महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिया गया था। इसी के तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार किसके तहत दिया गया था। तो पहली बार महिलाओं को जो मतदान करने का अधिकार था वो इसी के तहत दिया गया था। किसके तहत? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। केंद्र में द्विसदनी विधायिका का गठन किया गया। पंजाब प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया। 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकार के संदर्भ में कहा गया कि भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी। इस अधिनियम का उद्देश्य शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था। इस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, इसकी नियुक्ति 1911 में की गई थी। आपको कमेंट में ये कमेंट करना है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो है हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है। लियोनिस कार्टेस को द्वैध शासन पुस्तक डायरी का जनक माना जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसको माना जाता है, तो लियोनिस कार्टेस को माना जाता है। ये सब ये जो नोट्स हैं मेरे, ये इन नोट्सों में मैंने वही टॉपिक को समायोजित किया है जो बहुत एग्ज़ाम के दृष्टि के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें जो भी मैटर दिया गया है या जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा वो आपको कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उठाएंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए इस नोट्स को अच्छे से नोट डाउन करिए और अच्छे से समझते हुए चलिए। इस तरीके से मैं पूरी पॉलिटी आपको कंप्लीट कराऊंगा 1 by 1। इसके बाद आता है साइमन आयोग। अगर आपसे पूछा जाता है साइमन आयोग कब होता है, साइमन आयोग की गठित जो हुआ था 1927 में हुआ था। बम्बई पहुंचा 3 फरवरी 1928 में और इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। भारतीय राज्य सचिव लॉर्ड बैकहैंड थे। इसी समय 1928 में एमएल नेहरू ने ने स्वराज की मांग की थी। बैकहैंड ने मोतीलाल नेहरू को संविधान बनाने की चुनौती दी थी। 1918 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रखी। अगर आपसे कोई पूछे अगर नेहरू रिपोर्ट कब आई थी तो 1928 में आई थी। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे रखी और हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे मोतीलाल नेहरू हार गए थे। 1931 का कराची अधिवेशन, पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग की। मौलिक रूप से सबसे पहले मांग एनी बेसेंट ने की थी। अगर हम बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम का 70% से अधिक हिस्सा संविधान में लिया गया था। मतलब 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम का जो 70% हिस्सा है वो हमारे संविधान से एज इट इज़ उठा लिया गया। इसमें 10 अनुसूचियाँ, 14 भाग और 321 अनुच्छेद रखे गए थे। अखिल भारतीय संघ की स्थापना ब्रिटिश प्रांत में से 11, ब्रिटिश कमिश्नरेट से 6 वो रियासतें होंगी जो अपनी मर्जी से इसमें शामिल होना चाहें। फिर प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर केंद्र में लगाया गया। 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की। कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। जो संघीय न्यायालय था वो पहले कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसको दिल्ली लाया गया। 1 अक्टूबर 1937 से शुरू हुआ। मुख्य न्यायाधीश जो थे वो मॉरिस गैवियर थे। ये चीफ जस्टिस थे, इनके साथ 7 अन्य जजों की एक पीठ थी। संघ एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो हुआ, अगर आपसे पूछा जाता है संघ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया तथा 6 प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टैटिक जीके में ही कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया धारा 86 के तहत। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का चार्टर कहा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास्ता का चार्टर किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। 1935 के इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थीं। इसके बाद ये कुछ गवर्नर जनरल का डायग्राम है। जैसे बंगाल का, आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसी तरह बना लीजिएगा। बंगाल का जो फर्स्ट गवर्नर है वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। कब से कब तक, 1757 से 1760 से तक था। इसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। फिर इसके बाद बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल, अगर हम बात करते हैं कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर तो तुम्हारा रॉबर्ट क्लाइव था। लास्ट कौन था,
वॉरेन हेस्टिंग था। अब बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। माय डियर स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर जो है वो गवर्नर है और नीचे जो है वो गवर्नर जनरल है, दोनों में अंतर है। ये जो है ये आपका गवर्नर है और ये आपका गवर्नर जनरल है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था और लास्ट जो था वॉरेन हेस्टिंग था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था और लास्ट जो था विलियम बेंटिक था। इसी तरीके से इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। 1833 के चार्टर एक्ट से मैंने चार्टर एक्ट भी लिख रखा है। और जो तुम्हारा इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था। इंडिया का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। और लास्ट वायसराय माउंटबेटन था। इसी तरह इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन था। और लास्ट चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ये जो इंडिया का गवर्नर जनरल ये 1858 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत, बंगाल का 1833 चार्टर एक्ट के तहत और बंगाल का तुम्हारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इन सभी एक्टों के तहत इन गवर्नर जनरल इन वायसराय को बनाया गया। तो इसी तरीके से आपको डायग्राम बना लेना है और अच्छे से याद करना है, कंफ्यूज मत होइएगा। अलग अलग गवर्नर जनरल की इंडिया, अगर आपसे पूछे इंडिया का पहला वायसराय तो इंडिया का वायसराय पूछा गया है। तो जब वायसराय पूछा गया तो आप कैनिंग बताइएगा, ये नहीं कि वायसराय पूछा गया है तो आप विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे पहले। इसलिए ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है कि इंडिया का पहला वायसराय तो कैनिंग, इंडिया का लास्ट वायसराय तो माउंटबेटन, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, इंडिपेंडेंट इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। इस तरीके से आपको अच्छे से याद करना है लिख कर। अगस्त प्रस्ताव, अगर हम बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। यह संविधान सभा की मांग की सबसे पहली स्वीकृति थी। गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों की भागीदारी बढ़ा दी गई थी। मतलब गवर्नर जनरल की परिषद में जो भारतीय थे उनकी भागीदारी बढ़ा दी गई थी। यह एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इसके तहत युद्ध के बाद भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकेंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। मतलब ये जो प्रस्ताव लाया गया था इसको माना नहीं गया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल के सामूहिक व्यापार पत्र से अधिक संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए वायसराय लिंथुओ ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो ये अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो आपको ये नाम याद रखना है कि जो वायसराय लिंथुओ थे इन्होंने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, इसमें दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया था। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से भारतीयों को दूर रखना था और इसका अखिल भारतीय नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन महाराष्ट्र स्थित विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवन आश्रम से शुरू किया गया था। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव बनाया। इसके तहत इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। आपसे पूछा जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव के तहत जो तुम्हारा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया गया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। मतलब जो घटनाएं भारत में हो रही थी उसमें ब्रिटेन का कौन प्रधानमंत्री था, कौन वायसराय था, आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो आज मैंने आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई। आज मैंने आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में जो शुरू हुआ अगस्त प्रस्ताव पढ़ाया, फिर गवर्नर जनरल जितने थे वो आपको बताए। इसके पहले मैंने 1835 का भारत शासन अधिनियम पढ़ाया। उससे पहले मैंने आपको बताया कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। उससे पहले बताया 1919 का मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम बताया। फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम बताया। और फिर क्राउन का शासन 1858 का 1947 से जो शुरुआत हुई थी इसको पढ़ाया। और उससे पहले 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ाया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आज पढ़ाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। इसके आगे की जो सीरीज़ है उसका लेक्चर आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।